मैं देवेंद्र पटेल पिछले कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ। अनेक परेशानियों के चलते कई बार विद्यार्थी अध्यापकों के समक्ष शिक्षा लेने के लिए उपस्थित नहीं हो पाते हैं। इस समस्या के दृष्टिगत मैंने YouTube पर एक नया प्लेटफार्म DPM क्लासेस के नाम से बनाया है, जिसमें विद्यार्थियों को क्लास के पैरेलल सारी सुविधाएं जैसे लेक्चर, नोट्स, एक्सरसाइज सॉल्विंग सब कुछ टोटल फ्री उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। विद्यार्थियों, ये क्लास 12th का सेकंड चैप्टर आपके सामने है, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, या फिर कुछ किताबों में इसे प्रतिलोम वृत्तीय फलन के नाम से भी लिखा गया है। चैप्टर एक ही है, नाम अलग अलग हो सकते हैं। आइए बताता हूँ कि सबसे पहले प्रतिलोम वृत्तीय कहने का क्या मतलब है। यहाँ पे प्रतिलोम वृत्तीय का मतलब ये पिछली क्लासेस से आपको फेमिलियर किया जाता है यहाँ पे, कि आप जानते हैं कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, यानी कि एक नियत अंतराल के बाद लौटकर फिर से वही मूल फंक्शन को, यानी कि मूल वैल्यूज़ को फिर से दोहराने लगते हैं। तो ऐसे फंक्शंस पीरियोडिक फंक्शन कहे जाते हैं, और इन्हीं को यहाँ पे नाम दिया गया सर्कुलर फंक्शंस। तो उसके बाद जैसा कि चैप्टर का नाम आपका है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऐसे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो सबसे पहले तो बात करूंगा मैं, बहुत छोटी सी बात है डिफिनीशन की, और डिफिनीशन के बाद मैं आपको 6 प्रकार के जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं उनके सबके ग्राफ, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है आपको बताना ही होगा, क्योंकि कई बार विद्यार्थियों के सामने ये समस्या आती है कि उनको ग्राफ नहीं बताया जाता है। और ग्राफ अगर विद्यार्थी को नहीं मालूम है सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि वो बेसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। तो इस बेसिक कमजोरी को यहाँ पे हमको बिल्कुल भी दूर करना है, और पूर्ण रूप से मैं सारे ग्राफ को बताने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन आपके सामने। यदि किसी त्रिकोणमितीय मान को उसके कोण के रूप में व्यक्त किया जाता है। यदि किसी त्रिकोणमितीय मान को उसके कोण के रूप में व्यक्त किया जाता है तो इसे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। तो इसे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। अर्थात यदि साइन थीटा बराबर x, तो दिस इम्प्लाई थीटा बराबर साइन इनवर्स x। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, साइन थीटा की वैल्यू को x के रूप में रिप्रेजेंट किया गया था। थीटा यहाँ पे एंगल है। अब यहाँ पर एंगल को उसके ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जैसे कि एक एग्जाम्पल, या फिर आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, साइन π/6 इज इक्वल टू 1/2। तो इसका मतलब ये हो जाता है π/6 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, ये चीज़।
हमने वही चीज़ यहाँ पे डिफिनीशन में आपको समझा रखा है कि यदि किसी त्रिकोणमितीय मान को, त्रिकोणमितीय मान ये होता है, त्रिकोणमितीय मान को उसके कोण के रूप में व्यक्त किया जाए, कोण यहाँ पे π/6 है, तो इसे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। डिफिनीशन समझना यहाँ पे बेहद आसान है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। उसके बाद इस विद्यार्थी इसको नोट कर लें, और मैंने आपसे बताया था कि मैं आपको सभी 6 प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के ग्राफ बताऊंगा। उसके बाद ही मैं सारी प्रॉपर्टीज़ को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, उनके डेरिवेशंस, उनके क्वेश्चंस सब 1 बाय 1 आपको मिलने वाला है। लेकिन सबसे पहले अपनी बेसिक कमजोरी को, वैसे तो 11th की क्लास में भी स्टूडेंट्स को ये बताया जाता है, लेकिन कई बार बहुत सारे विद्यार्थियों को ये चीज़ें मालूम नहीं होती हैं, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। आइए सबसे पहले शुरू करता हूँ, यहाँ पे पहले ग्राफ की बात करता हूँ, y बराबर sin x का ग्राफ। ग्राफ एक इंग्लिश शब्द है, आपको बताते हैं, और ग्राफ के मतलब होता है रेखा चित्र। तो किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि उसकी कुछ बेसिक वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखना पड़ता है। जैसे sin 0 होता है, sin π/2 1 होता है, sin π फिर से 0 हो जाता है, sin 3π/2 यानी कि 270 डिग्री का मान -1 होता है, और sin 2π का मान फिर से कितना होता है, 0। वैसे एक ब्रह्मास्त्र बताने वाला था, कहिए तो बता देता हूँ। चलिए इस चीज़ को पहले बता देता हूँ, उसके बाद तब ब्रह्मास्त्र पे लेके चलेंगे हम, जिससे कि विद्यार्थियों को ये 0, 90 के अलावा पाई, और यानी कि पाई का मतलब 180, 270 और 360 डिग्री के मान निकालना बेहद आसान हो जाता है पहले, लेकिन इस ग्राफ के बाद। चलिए ये एक XY प्लेन आ रहा है, यहाँ पर ओरिजिन माना जाता है, और ओरिजिन के अलावा अब सीधे हमको यहाँ पे वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करनी है। ओरिजिन का मतलब 0 हो गया, यहाँ पे आता है π/2, यहाँ पे आता है पाई, और यहाँ पे आता है 3π/2, और यहाँ पे आता है 2π। इस प्रकार से ये बराबर अंतराल में इस प्रकार से बनाया जाता है। यहाँ पे फिर से यही काम, यानी कि ये -π/2, -3π/2 और ये माइनस का 2π। ग्राफ है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि ग्राफ कई बार थोड़ा सा छोटा बनाने की हमारी मजबूरी होती है, तो इसको थोड़ा सा ठीक से देखना पड़ेगा। उसके बाद मैं देखता हूँ यहाँ पर कि वैल्यू कैसे मूव कर रही है। 0 पे वैल्यू 0 होती है, और π/2 पे वैल्यू 1 हो जाती है। 1 मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, लेकिन अभी नहीं दिखाऊंगा, जिससे कि ग्राफ हमारा अच्छे तरीके से ही बने। इस प्रकार से ग्राफ आएगा ये, और 3π/2 पे वैल्यू -1 हो जाती है, तो इसका मतलब इस प्रकार से ग्राफ आएगा, और ग्राफ इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। इसके बाद -90 पे वैल्यू -1 हो जाती है, यानी कि इस प्रकार से ग्राफ आने वाला है, और इस प्रकार से ग्राफ आने वाला है। ये जो पहला लूप है इसको थोड़ा सा और सही करता हूँ, ये इस प्रकार से, यहाँ पे मैं 1 कंसीडर करता हूँ, थोड़ा सा और इस प्रकार से। ये पॉइंट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है 0,1 को, यानी कि जो ये लंबाई है ये 1 है। इसी प्रकार से नेगेटिव पोजीशन में भी इस पॉइंट को 0,-1 रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। आप यहाँ पे देखें, बहुत मज़ा आने वाला है इस चीज़ के लिए कि आपको हर चीज़ समझ में आने वाली है। ऐसे स्टूडेंट्स ध्यान दें कि जो साइन फंक्शन का ग्राफ बन रहा है, इसके पहले आप सुनते होंगे कि साइन फंक्शन का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा 1 से -1 तक ही बनता है। तो कैसे बन रहा है आप इसको देखें। साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है। इसके बीच में सारे मान साइन फंक्शन की वैल्यूज़ हो सकते हैं।
तो ये हो गया ग्राफ साइन फंक्शन का, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हो गया, साइन थीटा का ग्राफ हो गया ये। अगर मुझे साइन इनवर्स x का ग्राफ या फिर x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y या फिर साइन इनवर्स थीटा की वैल्यू का ग्राफ अगर हमको चाहिए तो केवल क्या करते हैं, इसके एक्सिस को बदल देते हैं बस। यानी कि जो ग्राफ आपका x एक्सिस पे है वही ग्राफ आपका y एक्सिस पे इस प्रकार से बन जाएगा। y एक्सिस पे इस प्रकार से ग्राफ बनाते जाएंगे हम लोग। इस ग्राफ को यहाँ पर पूर्ण रूप से आप समझ सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं होगी आपको इसको समझने में। और मुख्य बात क्या है कि जो चीज़ इसका डोमेन होगा, यानी कि जैसे पहले से भी फंक्शन आप पढ़ चुके हैं, जो साइन फंक्शन का डोमेन होगा वो इनवर्स फंक्शन का रेंज हो जाएगा, और जो साइन फंक्शन का रेंज हो जाएगा वो इसके इनवर्स फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। इसका मतलब इस प्रकार से है, यहाँ पे डोमेन ऑफ साइन एक्स ये हो जाता है -π/2 से +π/2 क्लोज्ड इंटरवल। ये -π/2 यहाँ पे दिखाया गया है और +π/2 को यहाँ पे दिखाया गया है। यही वैल्यू बार बार अपने मूल वैल्यू को, यानी इसी वैल्यू को बार बार ये फंक्शन बार बार दोहरा रहा है, तो इसका मतलब ये इसका डोमेन कहा जाएगा। और रेंज का मतलब होता है इसका फैलाव, इसका एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ तक है, -1 से लोअर लिमिट और +1 इसकी अपर लिमिट होती है, तो इसका ये फैलाव हो जाता है इस प्रकार से। ये काहे का फंक्शन है, ये फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का फंक्शन है या फिर इनवर्स फंक्शन है ये साइन का। ये डोमेन ऑफ साइन x है, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, रेंज ऑफ साइन इनवर्स x। इसी को क्या कह सकते हैं यहाँ पे, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x। इस प्रकार से पूर्ण रूप से सारी बातें यहाँ पर आपको समझ में आने वाली हैं। जैसा जितना भी चीज़ें आपको बताई गई हैं सबको आपको 1 बाय 1 यहाँ पे समझना है कि ग्राफ कैसे किस प्रकार से ग्राफ की शुरुआत होती है। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 यहाँ कहीं पे आएगा, साइन 90 का मान 1 हो जाता है। जैसे फिर से आगे बढ़ते हैं साइन की वैल्यू फिर छोटी होने लगती है, पाई पे वैल्यू 0 हो जाती है और 3π/2 पे वैल्यू क्या देती है, -1। तो इस प्रकार से -1 पे यहाँ पे टच कर रहा है आगे ग्राफ। तो ये ग्राफ पूर्ण रूप से विद्यार्थियों को मालूम होना चाहिए, इसको विद्यार्थी नोट कर लें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये फंक्शन y = cos x का ग्राफ लेके बढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी सबसे पहले वही काम शुरू करेंगे जो काम आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले मोस्ट जनरल वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग ग्राफ का अरेंजमेंट होता है। तो cos 0 का वैल्यू आप जानते हैं 1 होता है, cos π/2 की वैल्यू 0 होती है और cos पाई की वैल्यू -1 होती है, cos 3π/2 की वैल्यू 0 होती है और cos 2π की वैल्यू 1 होती है। इस प्रकार से अब मैं फिर से वही काम XY प्लेन बनाने वाला हूँ। XY प्लेन इस प्रकार से, यहाँ पे -∞ और यहाँ पे +∞ को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये ओरिजिन है और उसके बाद 0 तो है ही है, 0 के बाद π/2 पाई 3π/2 और 2π इस प्रकार से हो गया। इधर निगेटिव पोजीशन में भी यही काम करेंगे हम लोग, यानी कि -π/2 -π -3π/2 और माइनस का 2π इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पे देखना है कि cos 0 की वैल्यू क्या हो रही है, 1 हो रही है। cos 0 का मान 1 से शुरू हो रहा है और 90 का मान फिर से यानी कि π/2 का मान 0 दे रहा है। इसका ग्राफ थोड़ा सा अलग बनने वाला है, आप समझने का प्रयास करें। इस प्रकार से इसका ग्राफ बनने वाला है ऐसे, और -π/2 पे वैल्यू 0 इस प्रकार से मिल रही है, यानी कि पहला लूप आपका ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर से सारी बातों को इसी प्रकार से जैसे आपको बताया गया था पिछले ग्राफ में,
ऐसे। इसका लूप थोड़ा सा सही करने की ज़रूरत है, ऐसे। अब आप क्या देख रहे हैं कि इसका जो अधिकतम मान है, इसका भी मान अधिकतम 1 हो रहा है। यहाँ पे ये 0,1 रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है कॉस फंक्शन का, ये बाउंडेड फंक्शन कहा जाता है, ये 0,-1 होता है। यानी कि कॉस फलन की वैल्यू भी हमेशा 1 और -1 के बीच में ही मूव करती रहती है। तो इस प्रकार से ये कॉस फंक्शन का ग्राफ हो गया है। अगर आपको कॉस इनवर्स का ग्राफ निकालना है तो इसी को आप जो है कि वाई एक्सिस पे बना दीजिए। ये ऐसे बनेगा, वाई एक्सिस पे इस पोजीशन में बनेगा ऐसे। तो आप इसको जो है कि और अच्छे तरीके से बना सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। सारी चीज़ों को, सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। ये हो गया। अब इसके बाद बात आती है इसके डोमेन और रेंज की। तो इसका डोमेन ऑफ कॉस एक्स और रेंज ऑफ कॉस एक्स। रेंज यहाँ पे समझना विद्यार्थियों को बेहद आसान है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू हमेशा -1 से +1 में ही मूव कर रही, तो इसका मतलब इसका जो रेंज होगा वो यही -1 to +1 ही हो जाएगा। इसका जो डोमेन है उसको समझने की आवश्यकता है। यहाँ पे डोमेन 0 to π, यानी कि ये ग्राफ अपने इस वैल्यू को बार बार दोहरा रहा है, इस वैल्यू को, यानी कि इसका 0 to π। ये इसका क्या होता है, ये इसका डोमेन हो जाता है 0 to π, प्रिंसिपल डोमेन। वैसे तो डोमेन बार बार कह रहा हूँ, लेकिन ये वैल्यू वास्तव में प्रिंसिपल डोमेन की होती है, क्योंकि डोमेन का मतलब पूरे रियल नंबर के लिए फंक्शन डिफाइन होता है, तो डोमेन अलग चीज़ है। ये प्रिंसिपल डोमेन यहाँ पे बार बार आपको क्लियर किया गया है। ये फंक्शन कॉस एक्स का ग्राफ आपके सामने आ गया है। इसके बाद हम बात करेंगे टेंजेंट फंक्शन की। तो टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ थोड़ा सा अलग बनने वाला है, तो उसके लिए भी काम वही करने वाले हैं हम लोग। tan 0 की वैल्यू 0 होती है, tan π/2 की वैल्यू अनडिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित लिख सकते हैं, और tan π की वैल्यू यहाँ पे फिर से 0 हो जाएगी। tan 3π/2 की वैल्यू भी अपरिभाषित लिख देते हैं हम लोग। जब तक कि निगेटिव पॉजिटिव का कोई मतलब नहीं है, तब तक दोनों के लिए एक ही मतलब है यहाँ पे। और उसके बाद tan 2π की वैल्यू जो है वो भी 0 हो जाएगी। अब इस प्रकार से अभी तक तो एक बाउंडेड फंक्शन मिला था आपको, यानी कि साइन और कॉस फंक्शन जो था वो बाउंडेड फंक्शन था, उसका मान हमेशा +1 और -1 पे होता रहा। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू आपको मिलने वाली है वो इनफाइनाइट तक जा रही है। इनफाइनाइट तक वैल्यू कैसे, ग्राफ के जरिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, इसको समझने की बात है, यहाँ पे बहुत आवश्यक है। चलिए, ये 0 है, यहाँ पे π/2 और π/2 π 3π/2 और 2π, इस प्रकार से। और इसकी निगेटिव पोजीशन में भी यही काम हम करने वाले हैं, -π/2 -π -3π/2 और माइनस का 2π, इस प्रकार से। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है कि जहाँ पे वैल्यू इनफाइनाइट मिल रही है उनसे वाई एक्सिस के पैरेलल हम एक लाइन ड्रा करेंगे, यानी कि π/2 पे वैल्यू इनफाइनाइट मिल रही, तो इस प्रकार से एक पैरेलल लाइन ड्रा की जा रही है। 3π/2 पे वैल्यू भी इनफाइनाइट मिल रही है, तो इसका मतलब इस पे भी एक पैरेलल लाइन वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हम यहाँ से ड्रा करने वाले हैं, ऐसे, इस प्रकार से। उसके बाद -π/2 पे भी ये काम करने वाले हैं हम, -π/2 पे। यही काम -3π/2 पे भी होने वाला है,
इस प्रकार से ये डॉटेड लाइन आपको बराबर गैप पे मिलनी चाहिए, लगभग सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से मैंने कहा कि जहाँ पे वैल्यू इनफाइनाइट मिल रही है उसके लिए आपके पास तरीका क्या है कि जहाँ जिन जिन पॉइंट्स पे वैल्यू इनफाइनाइट मिल रही है उन पॉइंट्स पर वाई एक्सिस के पैरेलल आपको लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद ग्राफ की शुरुआत करता हूँ। ग्राफ की शुरुआत जैसे आपने कहा कि 0 पे वैल्यू 0 मिल रही है, π/2 पे इनफाइनाइट, तो इस प्रकार से ग्राफ यहाँ पे क्रिएट होता है ऐसे, और यहाँ पे इस प्रकार से। इन दोनों लाइन को आपस में टच नहीं कराना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि इनफाइनाइट को हम लोग XY प्लेन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इनफाइनाइट को XY प्लेन पर रिप्रेजेंट नहीं किया। पाई पे वैल्यू उसके बाद फिर से पाई पे वैल्यू क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, तो 0 से ग्राफ की शुरुआत होगी और इस प्रकार से यहाँ पे भी ग्राफ बन रहा है ऐसे। -पाई पे वैल्यू फिर से 0 मिल रही है, तो इसका मतलब ग्राफ इस प्रकार से फिर से बनने वाला है ऐसे ऐसे। ये ग्राफ -इनफाइनाइट की ओर और +इनफाइनाइट की ओर दोनों साइड में बढ़ता जाता है। ये फंक्शन हो गया है टेंजेंट फंक्शन कहा जाएगा ये, यानी कि tan फलन का ये रेखा चित्र हो जाएगा। अब बात आती है कि इसका डोमेन और रेंज क्या होता है, तो डोमेन और रेंज के यहाँ पर लिखना आवश्यक है। डोमेन ऑफ tan x और यहाँ पे रेंज ऑफ tan x। रेंज तो समझना बहुत आसान है, इसकी वैल्यू -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक बिना ब्रेक हुए चल रही है, तो इसका मतलब इसका जो रेंज होगा वो रियल नंबर्स होगा, रियल नंबर्स। या रियल नंबर को लिखने का दूसरा तरीका होता है -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट। रियल नंबर्स कह दीजिए या फिर ये चीज़ कह दीजिए। इसका जो डोमेन होता है, डोमेन इस ग्राफ को जो है कि मैं देख रहा हूँ कि ये ग्राफ अपनी इस पोजीशन को बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब -π/2 से +π/2, ये ओपन इंटरवल होता है यहाँ पे इस प्रकार से। ये इसका डोमेन कहा जाएगा। पूर्ण रूप से समझ में आना चाहिए सारे विद्यार्थियों को ये बातें, क्योंकि आगे चल के ग्राफ के अकॉर्डिंग फटाफट बहुत सारी चीज़ों को, मैक्सिमा मिनिमा और इंटीग्रेशन की बहुत सारी चीज़ें और क्या नाम है इंटीग्रल कैलकुलस की चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ों को इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। विद्यार्थी को नोट कर लें। ओके। तो मैंने कहा स्टूडेंट्स को कि आप चौथे ग्राफ पे आते हैं, y = cos x का जो ग्राफ है उसके लिए भी हमको यहाँ पर बेसिक वैल्यूज़ की जानकारी होनी आवश्यक है, जो आपके सामने लिखी गई हैं। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मैं थोड़ी देर बाद ये जरा 5वें ग्राफ बताने के बाद मैं थोड़ा सा समय आपका लूँगा, जिससे कि आपको अगर 0 और π/2 की वैल्यू मालूम है तो ये तीनों वैल्यूज़ आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस चीज़ को मैं बार बार बता रहा हूँ। आइए सबसे बाद में ही बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 0 तो है ही, 0 के अलावा ये π/2, 3π/2 और 2π, इस प्रकार से इस निगेटिव पोजीशन पे भी यही काम करते हैं। ये -π/2, -π, -3π/2 और माइनस का 2π। यहाँ पे यही काम है π/2, 3π/2 और 2π, इस प्रकार से हो गया ये। अब यहाँ पे फिर से काम वही है, कॉन्सेप्ट वही है जो पिछले ग्राफ में आपको बताया गया था, यानी कि टेंजेंट फंक्शन के ग्राफ में जो बातें आपको बताई गई थी। यहाँ पे कॉन्सेप्ट वही ये है कि जिन वैल्यूज़ पे, यानी कि जिन पॉइंट्स पे हमको 0 वैल्यू मिल रही है, सबसे पहला काम y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे उन पॉइंट्स से, यानी कि 0 पे है तो 0 को भी आप समझने के लिए यहाँ से भी एक लाइन इस प्रकार से ड्रा कर सकते हैं। और उसके बाद पाई पे वैल्यू इनफाइनाइट मिल रही है, तो इस प्रकार से पाई से भी y एक्सिस के पैरेलल एक डॉटेड लाइन यहाँ पे ड्रा की जा रही है। इसके बाद 2π से, तो 2π पे भी यही काम करेंगे हम इस प्रकार से।
यही काम माइनस पाई पे भी करने वाले हैं। इस प्रकार से माइनस पाई से डॉटेड लाइन ड्रा हो गई वाई एक्सिस के पैरेलल, और माइनस 2 पाई से भी यही काम करने वाले हैं इस प्रकार से। अभी तक स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, सब कुछ सबको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 90 पे वैल्यू 1 मिल रही है, 90 पे ठीक है, 90 पे वैल्यू 1 मिल रही है। 1 अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करूँ तो 1 जैसे यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, 0 और 1 यहाँ पे होगा। इतनी ही दूरी पर यहाँ पर निगेटिव पोजीशन में 0 और -1 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस प्रकार से। π/2 पे वैल्यू 1 मिल रही है और पाई पे वैल्यू इनफाइनाइट मिल रही है, 0 पे वैल्यू इनफाइनाइट में, तो इसका मतलब ये होगा कि ग्राफ हमारा इस प्रकार से ड्रा किया जाता है, ऐसे इसके इस प्रकार से लूप मिलते हैं। यही ग्राफ आगे बढ़ते हैं तो 3π/2 पे -1 मिल रहा है, यानी कि निगेटिव पोजीशन पे यहाँ पे आपको निगेटिव दिखाना है, और फिर से ग्राफ इस प्रकार से लोअर पोजीशन में ओपन होता है। उसके बाद कॉसिक -π/2 की वैल्यू -1 होगी, तो -1 का मतलब इस पोजीशन पे फिर से आते हैं हम लोग और लोअर पोजीशन पे जाते हैं। इस प्रकार से इसको समझाते हैं, ऐसे और ऐसे इस प्रकार से, और -3π/2 पे वैल्यू फिर से +1 हो जाएगी, यानी कि ग्राफ इस प्रकार से बनने वाला है। यहाँ पे ऐसे 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 इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो कॉसेक फंक्शन का जो ग्राफ है उसका मान हमेशा 1 या 1 से बड़ा आया और -1 या इससे छोटा। इसको ऐसे टच कराते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा और सही पोजीशन पे बनाते हैं, यानी कि इस पोजीशन पे ऐसे ग्राफ बनेगा। ये आप समझने का प्रयास करें कि यहाँ पर जो ग्राफ बनाया गया है वो ग्राफ ये दिखा रहा है कि इसका कॉसेक फंक्शन का ग्राफ हमेशा 1 या 1 से बड़ा होता है इनफाइनाइट तक, और -1 या -1 से छोटा हो जाता है -इनफाइनाइट तक। ये कॉसेक फंक्शन का ग्राफ है। तो स्टूडेंट्स को इसका रेंज समझने में कोई असुविधा नहीं होने वाली है, रेंज इसका पूर्ण रूप से आप समझने वाले हैं। लिखता हूँ यहाँ पे डोमेन ऑफ कॉसेक एक्स, और उसके बाद रेंज पहले लिख रहा हूँ, रेंज ऑफ कॉसेक एक्स इज इक्वल टू r -1 से +1, यानी कि पूरा रियल नंबर तो -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट यहाँ तक दिया जाता है, और उससे हमने क्या बाहर कर दिया, इस वाले हिस्से को मैंने घटा दिया है, -1 से +1 को इससे बाहर कर दिया गया है। ये ओपन इंटरवल का मतलब होता है -1 से +1 के अंदर की वैल्यू उसको बाहर कर दिया गया है। या इसको दूसरी पोजीशन में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू इसका रेंज क्या हो जाएगा, -इनफाइनाइट से -1, यहाँ पे ओपन यहाँ पे क्लोज, यूनियन 1 to इनफाइनाइट, यहाँ पे क्लोज इंटरवल यहाँ पे ओपन इंटरवल। क्योंकि इनफाइनाइट और -इनफाइनाइट पे हमेशा का हमेशा ओपन इंटरवल ही आता है। ओपन इंटरवल का मतलब होता है वैल्यू उससे कम होती है, यानी कि इनफाइनाइट और -इनफाइनाइट केवल एक इमेजिनरी पॉइंट्स होते हैं, ये कोई वास्तविक संख्या नहीं हो सकती हैं। इस वजह से हमेशा हम इनफाइनाइट और -इनफाइनाइट को इमेजिनरी नंबर्स के रूप में जानते हैं। तो इमेजिनरी नंबर्स का मतलब यहाँ पर ओपन इंटरवल हमेशा आने वाला है। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन जो आपने साइन का डोमेन पढ़ा है, साइन के डोमेन से 0 पे वैल्यू इनफाइनाइट दे रहा है, यानी कि -π/2 से +π/2, ये साइन का डोमेन आपने बताया था। और इसके बीच में एक वैल्यू यहाँ पे कॉसेक का नहीं मिल रहा है, यानी कि इनफाइनाइट मिल रहा है, तो इनफाइनाइट वाले को हमेशा डोमेन से बाहर करते हैं। ये बातें आपको डोमेन और रेंज कैलकुलेट करने में फंक्शन के टॉपिक में बताया जा चुका है, इस प्रकार से होता है ये।
अगले ग्राफ की बात करूंगा जो कि y = sec x का ग्राफ होगा। तो sec x के ग्राफ के लिए भी कुछ बेसिक बातें उसी तरह से जैसे आप जानते हैं, sec 0 का मान 1 होता है, sec π/2 का मान इनफाइनाइट होता है, अपरिभाषित लिख रहा हूँ मैं बार बार, और sec पाई का मान फिर से -1 हो जाएगा, और sec 3π/2 की वैल्यू फिर से अपरिभाषित हो जाएगी, और sec 2π का मान फिर से 1 हो जाएगा जो कि 0 डिग्री की वैल्यू होती है। इसका ग्राफ बनाने के लिए वही पुराना काम जो कॉसेक फंक्शन का बनाया गया है, कहिए तो छोड़ सकते हैं इसको। बस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि विद्यार्थी इसको तो नोट कर लेंगे। कॉसेक 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो मैं यहाँ से इस ग्राफ से इसी के अकॉर्डिंग समझा सकता हूँ आपको कि ऐसे ग्राफ बनेगा इसका, ऐसे इसका ग्राफ बनने वाला है, ऐसे इस प्रकार से इसका ग्राफ पाई पे होता है, और π/2 पे यह इनफाइनाइट देता है, तो π/2 पे यहाँ से ड्रा करेंगे और इसको ऐसे ड्रा करने वाले हैं। इसी प्रकार से हम इस पे -π पे वैल्यू फिर से -1 ही मिलने वाली है, तो यहाँ से ऐसे इसको ड्रा करने वाले हैं। ये जो काले वाले हिस्से दिखाए जा रहे हैं ये आपको दिखाए गए हैं सेक फंक्शन के ग्राफ। विद्यार्थी इनको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होने वाली है। मैं आपको एक एक्स्ट्रा बात जो वास्तव में 11th में ही स्टूडेंट्स को बताई जाती है, लेकिन हो सकता है कुछ विद्यार्थियों को ना मालूम हो, या हो सकता है कुछ लोग भूल गए हों, तो इस चीज़ के लिए मैं फिर से बताता हूँ। एक ग्राफ आपका बचता है, इसके आगे ये क्या नाम है, कोटेंजेंट फंक्शन का ग्राफ, यानी कि काट फलन का रेखा चित्र। उसको विद्यार्थी स्वयं से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं सॉल्व होता है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको ये बातें बताने वाला हूँ। ये बातें सभी कंपटीशन से, छोटे से बड़े कंपटीशन्स के सभी विद्यार्थियों को समझने वाली बातें हैं। ये जो वैल्यू यहाँ पे ये 0 डिग्री को ये दिखा रहा है, और ये 180 डिग्री को दिखा रहा है, ये 90 डिग्री को, जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपसे, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, और ये 270 डिग्री है। और उसके बाद ये चीज़ क्या दिखा रहा है, हमेशा 2π यानी कि 360 डिग्री दिखा रहा है। ये इस चीज़ को मैंने कहा कि सभी विद्यार्थी समझ सकते हैं, वनडे एग्ज़ाम से जुड़े हुए सभी लोग इसको समझ सकते हैं। आप ध्यान दें कि जो मान 0 डिग्री का होता है वही मान यहाँ 180 डिग्री का भी होता है, लेकिन निगेटिव के साथ। कहने का मतलब अगर आप साइन 0 का मान जानते हैं, साइन 0 का मान 0 होता है, तो आप साइन 180 डिग्री का मान भी जान जाएंगे, क्योंकि 0 निगेटिव तो होता नहीं, तो 0 ही होता है। अगर आप कास 0 का मान जानते हैं 1 होता है, तो कास 180 डिग्री का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, जैसा मैंने आपको बताया। tan 0 का मान 0, तो tan 180 का मान भी 0 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा एरो हम यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पे गिरा रहा हूँ, और निगेटिव के साथ, यानी कि जो वैल्यू 90 डिग्री की होगी, विद्यार्थी इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं, जो वैल्यू 90 डिग्री की होगी वही वैल्यू 270 डिग्री की भी होगी, लेकिन निगेटिव के साथ। जैसे आपने कहा कि साइन 90 डिग्री का मान 1 है, तो इसके साथ साइन 270 डिग्री का मान -1 हो जाएगा। आप जानते हैं कास 90 डिग्री का मान आप जानते हैं क्या होता है, 0। तो इसका मतलब कास 270 डिग्री का मान -0 तो होता नहीं है, तो इसका मतलब 0 ही हो जाएगा। इसके अलावा जो वैल्यू 0 डिग्रीज की होंगी, यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ, जो मान 0 डिग्री के होते हैं वही मान 360 डिग्री, 720 डिग्री अप टू 1 के भी होते हैं। इन बातों को विद्यार्थी अगर ध्यान से एक बार देख लेंगे तो पूर्ण रूप से समझ जाएंगे, इसमें कोई समस्या नहीं होगी।
इन चीज़ों को, इस नियम को मैंने कहा कि बड़ा अच्छा ये एक नियम है, कॉन्सेप्ट है, ब्रह्मास्त्र मैंने कहा इसको। इस ब्रह्मास्त्र को आप समझेंगे यहाँ पे पूर्ण रूप से, बाकी तो लगभग सब सही है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। जो बचे हुए ग्राफ्स हैं उनको आप समझेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये पहला पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। इसके बाद सेकंड पार्ट में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सारी प्रॉपर्टीज़, उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस, ये सारी चीज़ों को लेके आऊँगा। ओके।